जोबनेर कृषि जगत, किसान की आवाज जोबनेर से। नमस्कार, जोबनेर कृषि जगत चैनल में आपका स्वागत है। अभी दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है, आज 29 दिसंबर है, लेकिन तापमान में बड़ा अजीब सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले 5 या 7 वर्ष की बात करें तो इस वक्त तापमान माइनस में रहता था। अब की बार क्लाइमेट चेंज का काफ़ी असर देखने को मिला है। तापमान अभी भी न्यूनतम 7 डिग्री के करीब बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम तुलना करें पिछले 5 या 7 साल की, तो तापमान -5 तक पहुंचा था, अभी तापमान 7 डिग्री है। तो काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। रबी फसलों पर इसका क्या प्रभाव होगा, किस तरह से किसानों को बचाव करना चाहिए या किस तरह से किसानों को इसका तोड़ ढूंढना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ आज कृषि वैज्ञानिक SKN एग्रीकल्चर कॉलेज में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शस्य विज्ञानी और एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के डॉक्टर LR यादव साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर RP घासोलिया साहब। डॉक्टर RP घासोलिया साहब पैथोलॉजिस्ट हैं और बीमारियों को ढूंढते हैं। तो आज दोनों ही हमारे साथ हैं। दोनों से हम इस बात पे आज चर्चा करेंगे कि टेम्परेचर में पहली बार काफ़ी वर्षों बाद देखने को मिला है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बना हुआ है, तो फसलों पे क्या प्रभाव होगा। अगर आने वाले वर्षों में यही ट्रेंड रहता है, इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, तो फिर किसानों को किस तरह से उसका बचाव करना चाहिए और कृषि वैज्ञानिक इस पर क्या काम करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेम्परेचर 7 डिग्री काफ़ी वर्षों बाद देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर अभी भी 7 डिग्री चल रहा है, और ये दिसंबर का अंतिम सप्ताह है जब कड़ाके की ठंड पड़ती है और टेम्परेचर जोबनेर में इस समय माइनस में रहा है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है पिछले 5-7 साल का, टेम्परेचर माइनस में रहा है। अब की बार 7 डिग्री के करीब चल रहा है। क्या सर आप किसानों को सलाह देंगे, किस तरह से टेम्परेचर में जो वृद्धि है रबी की फसलों के लिए कितनी लाभकारी है, क्या नुकसानदेह है और किसानों को क्या करना चाहिए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत इसमें आज कृषि महाविद्यालय श्री कर्णेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर में पधारने के लिए। और इस जो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है, जिसकी वजह से दिसंबर माह में गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है और ठंडक कम मिल रही है। प्राय यह देखा जाता है कि जो अपना पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है कि दिसंबर में बहुत अच्छी ठंड होती है और कोहरा पड़ता है, ओस पड़ती है। और ये जो ठंड और कोहरा दोनों ही फसल की आवश्यकता है, चाहे आपका अपना गेहूँ हो, जौ हो, सरसों की फसल हो, चने की फसल हो, या अन्य कोई सब्जी वाली फसलें या जो फ्रूट क्रॉप्स हैं, फलदार जो पौधे हैं या उनकी जो फसल है, उनके लिए जरूरी है। तो ये जो परिवर्तन दिसंबर माह के शुरू से ही देखने को मिल रहा है कि न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री के आसपास से रहा और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। और ये अब जाकर के, जबकि आज 29 तारीख हो गई है दिसंबर माह की, तो न्यूनतम लगभग 6.8 या 7 डिग्री है और अधिकतम लगभग 23 डिग्री है। तो ये तापमान भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दिसंबर माह में ठंड के हिसाब से कम ये 20, अधिकतम 20 से नीचे होना चाहिए और न्यूनतम भी 5 या उससे नीचे होना चाहिए। जिसकी वजह से क्या है कि जो खरीफ की फसलें हैं उनमें उनकी बढ़वार या जो उसको ग्रोथ बोलते हैं अपन, उस पर काफ़ी विपरीत असर पड़ रहा है। वो इसको अपन इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब ये तापमान ज़्यादा है दिन में और जो रात्रि का भी तापमान ठंड नहीं है, कंपैरेटिवली कम ठंड पड़ रही है रात्रि में भी, तो उसकी वजह से न तो ओस पड़ रही है न कोहरा आ रहा है। और जब कोहरा पड़ता है तो कोहरे का फ़ायदा ये है कि वो बहुत सारी उसमें पौधे को नमी मिलती है, बहुत सी पानी की बूंदें फसल के ऊपर आती है और वो फसल की बूंदें पानी सीधे ही पत्तियों द्वारा फसल भी अवशोषित करती है। तो पानी की जो आवश्यकता है पौधे की, वो कुछ हद तक वो पूरी करता है। इसके अलावा जो उसका जो एक ग्रोथ का जो अनुकूलन होता है कि जिसमें अच्छी फसल की बढ़वार होती है, वो उसको मिलती है। जबकि तापमान ज़्यादा होने से इसका जो विपरीत प्रभाव ये पड़ रहा है कि उसमें पौधे के अंदर पानी ज़्यादा उड़ रहा है, ट्रांसपीरेशन का लॉस ज़्यादा हो रहा है और ज़मीन से भी जो नमी की मात्रा है वो जल्दी उड़ रही है इवापोरेशन के प्रभाव से, इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है।
तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि तापमान यदि कम रहता है तो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन का नुकसान पौधों के द्वारा कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, और कम तापमान है तो कम रहेगा। तो पानी की कमी पौधों को इस समय महसूस हो जाती है और उनकी जो फसल का जो ग्रोथ है वो कम हो पा रही है, जिसकी वजह से एक तो जो गेहूँ जो लेट में बोया गया है उसमें कल्ले कम निकले हैं, टिलर्स की संख्या कम निकली है, जो आगे जाकर के फसल की पैदावार के कम करेगी। दूसरा प्रभाव उस पर यह आता है कि कल्ले जिस पर निकल गए हैं तो उनकी बढ़वार कम हुई है, वनिस्पत कम हुई है। यदि उसको अनुकूल उसके तापमान रहता तो अच्छी वृद्धि होती, जिसकी वजह से क्या है कि टोटल जो बायोमास है वो उसका कम उत्पादन होगा और उसकी वजह से उसके उपज के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो नमी की थोड़ी सी कि ये समस्या रहेगी ज़्यादा तापमान की वजह से। दूसरा जो प्रभाव है कि इसका जो भोजन बनता है पत्तियों के द्वारा, पौधों में जो या फसलों में जो भोजन बनता है, तो वो फोटोसिंथेसिस भी तापमान में वृद्धि होने की वजह से थोड़ी सी उसमें रुकावट हो जाती है या कम एसिमिलेट बनते हैं, जिनकी वजह से पौधे को भोजन कम मिलेगा। यदि तापमान कम रहता है और नमी अच्छी रहती है ओस के माध्यम से या ज़मीन के अंदर जो नमी है, तो उसके प्रभाव से भोजन अच्छा बनेगा, एसिमिलेट ज़्यादा बनेंगे और पौधे की ग्रोथ अच्छी आएगी और आगे जा कर के उसकी पैदावार भी अच्छी आएगी। तो ये इसका सीधे प्रभाव हैं जो पौधे के ऊपर दिखते हैं। और ये आशा कर रहे हैं कि आने वाला समय शायद थोड़ा सा और ठंडा निकले तो फसल वापस थोड़ी रिकवर करे और उसमें अच्छी ग्रोथ आ करके और अपने को किसान भाइयों को सभी को उपज अच्छी मिले। सर, किसानों को क्या सलाह देंगे कि उन्हें जो टेम्परेचर ज़्यादा है तो किस तरह से वो क्या उपाय करें कि अभी जो नमी की मात्रा है वो कम है, किस तरह से आगे अपनी फसल को बचाने के लिए क्या उनको उपाय अपनाने चाहिए? क्योंकि फसल में जल की आवश्यकता रहती है, पानी की आवश्यकता रहती है सिंचाई के लिए, तो ये हमारे नियंत्रण में नहीं है कि हम तापमान को कम कर सके या इसके अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा कर सके। तो किसान भाई यही कर सकते हैं कि थोड़े सिंचाई उनको जल्दी देनी पड़ेगी, नियमित अंतराल के ऊपर हल्की सिंचाई देवे। और यदि किसी फसल में कोई खरपतवार की समस्या है तो खरपतवार को निकालें ताकि वो पानी जो ज़मीन में उपलब्ध है, नमी है, उसको वो नहीं लेवे। और इस प्रकार से कहीं कहीं पे मल्चिंग भी यदि कोई किसान कर पाता है सब्जियों वगैरह में, तो वहाँ पे मल्चिंग करके भी इसका थोड़ा प्रभाव कम किया जा सकता है। हमारे साथ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर आर पी घासुलिया साहब हैं, जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं, दोनों ही जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं। घासुलिया साहब, रबी की फसल है, अभी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, किस तरह की समस्याओं का सामना एक किसान को करना पड़ सकता है, किस तरह के व्याधि उसमें आ सकती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, पहले तो आपका और आपकी टीम का और हमारे सीनियर प्रोफेसर और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आपने सही फरमाया कि ये जो अभी मौसम चल रहा है इसमें टेम्परेचर और मॉइस्चर जिसको कहते हैं तापमान और नमी दोनों ही काफ़ी जो फसलों को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे अभी यादव साहब ने बताया कि ये उसकी पैदावार उसमें और बढ़ोतरी में वो इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है और पॉजिटिव। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो फील्ड है जैसे रोग वाला, पादप रोग वाला, उसमें भी कुछ जो फसलें हैं वो अब की बार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है कंपेरेटिवली जो पिछली बार की पिछले साल या उससे पिछले साल के कंपेयर करें, क्योंकि पिछली बार जो टेम्परेचर उससे पिछली बार वो टेम्परेचर काफ़ी इस टाइम कम था। तो जैसे अपन बेर की बात करें, अभी हम कुछ सर्वे भी करके आए थे दोसा भरतपुर में, तो किसानों के जो बगीचे हैं बेर में उसमें अब की बार छाछा रोग है बेर का बहुत भयंकर आया हुआ है और किसान यहाँ तक कह रहे हैं और हमने भी उसको ऑब्जर्व किया है कि लगभग 50 से 80% तक अब की बार। इसका कारण ये टेम्परेचर है जो ये रोग आया बिल्कुल है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो अब की बार बेर में जो छाछा का रोग प्रकोप ज़्यादा हुआ है उसका जो मेन कारण है कि टेम्परेचर इस बार इसका ज़्यादा रहा है, यानी टेम्परेचर कम नहीं हुआ है। ज़्यादा रहने से क्या है कि ये जो फंगस है इस हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा ये ग्रो करती है और ज़्यादा ये बीच में थोड़ा सा आपको काटूंगा। जैसे पिछली बार टेम्परेचर माइनस में रहा था, तो क्या माइनस में भी टेम्परेचर ना ठीक है, या टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री रहता है तो ठीक है, या फिर ओस और कोहरा जो होता है वो ठीक है? देखो टेम्परेचर तो अगर जीरो से नीचे जीरो से नीचे जाएगा तो वैसे ही नुकसानदायक है, तो बर्फ़ जमेगी या उसको नुकसान होगा। ये जैसे टेम्परेचर हम बात करें कि 5-6 या 4-5 के आसपास जो टेम्परेचर रहता है ये यहाँ तक आता चलता है, तो वो उसके लिए क्रॉप के लिए सभी के लिए वो उसके लिए ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। थोड़ा सा मैं बीच में बताना चाहूँगा कि ये जो 0 डिग्री से नीचे जाना फसल के लिए नुकसानदायक होता है, चाहे कोई भी फसल हो, और 1 और 2 डिग्री के बीच में रहता है तो वो भी चिलिंग इंजरी करता है।
तो जो तापमान कम से कम 3 से उससे ऊपर रहता है तो वो फसल के लिए लाभदायक होता है, किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं करता है। यदि किसी परिस्थिति में लंबे समय तक 2 डिग्री या उससे नीचे तापमान रहता है तो वो फसल के लिए नुकसानदायक होता है। अच्छा, 7 डिग्री है तो क्या फसल के लिए ये अनुकूल है या कहीं संभावना है कि ये भी नुकसान कर सकता है? नहीं, जैसे अभी यादव साहब ने बताया था कि ये कहीं न कहीं एक तो उसकी जो ग्रोथ है उसको भी कहीं चेक कर रहा है, जो उसकी पूरी ग्रोथ आनी चाहिए, जो वीगर आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। साथ ही साथ ये जो टेम्परेचर देने से इसमें जो बीमारियाँ नहीं आती थी वो अब की बार बीमारियाँ इसमें आई है और ज़्यादा उसका जो अटैक है ज़्यादा रहा है अब की बार। बेर की छाछा की बात करें, इसके साथ साथ चने में जो जड़ गलने वाली समस्या उसका ज़्यादा रहा है, गेहूँ में जड़ गलने वाली समस्या रहे वो भी, कि टेम्परेचर इसका क्या हाई रहने से वो की बार से फ्यूजेरियम है, राइजोटोनिया, उसकी वो बीमारी आ रही है। और सरसों में जैसे अपने जो वाइट रस्ट है इसका भी प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इनको हायर टेम्परेचर चाहिए, और तो उस ये सिचुएशन अब की बार बनी हुई है काफ़ी लंबे समय तक। तो इन बीमारियों का प्रकोप इनमें फसलों में ज़्यादा बढ़ा है और इससे किसानों को काफ़ी नुकसान भी होने की संभावना है। यादव साहब, आपसे मेरा सवाल है कि टेम्परेचर 7 डिग्री काफ़ी वर्षों बाद देखने को, 7-8 साल बाद ये इस तरह का टेम्परेचर बढ़ा है जी। क्योंकि क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो रहा है, तो हो सकता है अगले वर्ष टेम्परेचर इससे भी बढ़कर आए इन्हीं दिनों में, तो फिर एक बड़ी समस्या आ सकती है। तो इस किस तरह से आप एग्रोनॉमिस्ट या एक आप उस होने के नाते किस तरह से क्या देखते हैं, आपके किस तरह से क्या होना चाहिए? लगभग पिछला जो एक दशक सदी रही है, 150 साल में ये पाया गया है कि 1.2 डिग्री का तापमान, औसत तापमान दुनिया का बढ़ा है और उसकी बढ़ने की वजह से बहुत सारे बदलाव आए हैं। जहाँ पे बारिश कम होती थी वहाँ ज़्यादा होने लगी है, जहाँ पे ज़्यादा होती थी वहाँ कम होने लगी है, और कहीं पे बाढ़ की स्थितियाँ पैदा हुई है, कहीं पे बहुत ही सूखे पड़ने की स्थितियाँ दुनिया में इस तरह की स्थितियाँ आ रही है। तो ये एक जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है और उसके लिए मानव जाति ही एक तरह से देखी जाए तो उत्तरदायी है, क्योंकि अपन जो भी खेती के लिए या इंडस्ट्री के लिए जो भी काम कर रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो खेती पर स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव पड़ना है। आने वाले भविष्य में इस प्रकार से यदि इसी का जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आगे रहता है तो निश्चित रूप से भारतीय कृषि के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है। लेकिन कृषि अनुसंधान के ऊपर भी जोर देने की आवश्यकता है कि ऐसी परिस्थितियों में हम कौन कौन सी फसलें यहाँ लगा सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं, कौन कौन सी किस्में होंगी जो इस परिस्थिति में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं और वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रोडक्शन दे सकती है, वो हमको पहचान करनी पड़ेगी, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये कि अनुसंधान का विषय है, जैसी परिस्थितियाँ होती है उसे के अनुसार अनुसंधान कार्य किया जाता है और किया जाना चाहिए। सर, ये एक अच्छा शोध का विषय भी हो सकता है और आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि विश्वविद्यालय भी इस तरह इस चीज़ के स्टडी करे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक शोध का विषय। जी, निश्चित रूप से इसके ऊपर आने वाले समय में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अनुसंधान कार्य शुरू किए जाएंगे कि जो भी परिवर्तन हो रहा है जलवायु में, उसमें किस प्रकार से हम आने वाली स्थितियों से निपट सकें। तो अब आप देख रहे थे कि हमारे साथ दो रिनोड साइंटिस्ट एग्रीकल्चर के डॉक्टर LR यादव साहब जो जाने माने एग्रोनॉमिस्ट हैं और डॉक्टर RP घासुलिया साहब जो पैथोलॉजिस्ट हैं, दोनों ही बहुत जाने माने वैज्ञानिक हैं और इन्होंने आपको खुलकर बताया, पूरी तरह किसानों को बताया कि किस तरह से रबी की फसल में जिस तरह से टेम्परेचर अब की बार बढ़ा है तो ये रबी की फसल के लिए किस तरह से इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और आने वाले समय में और क्या ज़्यादा परिणाम हो सकते हैं। और ये भी देख रहे हैं कि इसको हम एक शोध के रूप में किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी हम ले सकते हैं। विश्वविद्यालय किस तरह से इसको, चाहे वो ICR हो चाहे विश्वविद्यालय हो, किस तरह इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकता है। जोबनेर कृषि जगत के लिए जोबनेर जयपुर से मैं सलाउद्दीन कुरैशी। ये जो शुरुआती जो सिम्टम है, इस तरह से इस फल के ऊपर इसके फफूंद के सफ़ेद हुए चूर्ण छा जाता है और जैसे जैसे जो टाइम बीतता है तो टाइम बीते धीरे धीरे ये फल का जो कलर है इस तरह से डार्क ब्राउन, इस तरह से होता है और थोड़े दिन बाद ये फल और क्या करेगा, यहाँ से सिकुड़ जाएगा और ये और कोरकी या रफ एरिया बन जाएगा। तो इसके बाद में ये फल झड़ जाएगा और इसकी ये कुरूप भी हो जाएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा उसके बाद, जिससे क्या होगा कि मार्केट वैल्यू इसकी कम मिलेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा।
ये क्रॉप कैपिटेरिया हमने लगा रखा है और इसमें ये गेहूं की बहुत सारी किस्में लगाई हुई है और 14 नवंबर की इस क्रॉप कैपिटेरिया की बुआई की तिथि है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारी हमने गेहूं की किस्में भी लगाई है। उसके बगल वाली जो पट्टी है उसमें बहुत सारी जौ की किस्में हैं। लेकिन ये जो दिसंबर गर्म रहा महीना और तापमान कम रहा, उसमें कोल्ड कम रहा, उसकी वजह से आपने देख पा रहे हो कि गेहूं के अंदर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है और बहुत सारे सीडलिंग्स जल भी रहे हैं। और इन जलने का कारण ये है कि इसमें कुछ कहीं पे पानी की कमी नज़र आकर के दीमक का प्रभाव आ रहा है और फुटान भी उस हिसाब से नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। जो कि जो है दूसरी फसल साथ वाली जो पट्टी है उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि जौ का फसल थोड़ी सी गेहूं से ज़्यादा ग्रोथ लेती है। तो इस प्रकार से ये जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव इसमें एक तरह से साफ नज़र आता है कि उतनी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से इसमें क्रॉप के अंदर ग्रोथ नहीं आ पा रही है और फुटान भी उस हिसाब से नहीं आ पा रही है। आगे जा कर के ये इसकी पैदावार को कम करेगी और उतनी अच्छी पैदावार नहीं मिल पाएगी।